एक्सक्यूज मी सर। सर आपने अनम्यूट नहीं किया है खुद को। ओके, सॉरी। ओके, तो मैं कह रहा था कि बिहेवियरिज्म का व्यवहारवाद का सिग्निफिकेंस काफ़ी समय से बना रहा है, डोमिनेंस, और ख़ास करके एजुकेशन के फील्ड में। और इस डोमिनेंस का जो सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा कारण है, वो इसका पॉजिटिविस्ट बैकग्राउंड होना है। यानी ये जो हम लोगों ने शुरू में चर्चा की थी, दर्शन में, फिलोसफिकल रिसर्च के फिलोसफिकल बैकग्राउंड में, तो वो केवल रिसर्च का नहीं है। ये फिलोसफिकल बैकग्राउंड नॉलेज सिस्टम का भी है, पूरे नॉलेज सिस्टम का है कि जब आप किसी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं तो आप ज्ञान किसको मानेंगे। हम लोगों ने शुरुआत में इसी बात से अपनी चर्चा शुरू की थी कि ज्ञान हम किसको मानेंगे। तो अलग अलग फिलोसफर्स हैं, वो ज्ञान किस चीज़ को, अलग अलग चीज़ों को ज्ञान मानते हैं। किसी को लगता है कि जो वैज्ञानिक तरीके से सिस्टमेटिक वे में एक्वायर किया गया जो नॉलेज है, जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और जो अलग अलग लोगों के द्वारा ऑब्जर्व किए जाने पर बदले ना, ऐसी चीज को ही हम एक्चुअली ज्ञान कहेंगे। तो ये जो पॉजिटिविस्ट व्यू पॉइंट है, उसी के तहत, उसी के अंदर जो धाराएं प्रचलित हैं, उसमें से एक बिहेवियरिज्म है। और ये बिहेवियरिज्म बेसिकली साइकोलॉजी के अंदर और फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर अ, ये इस्टेब्लिश करता है कि जो हम लोग मनुष्य का जो व्यवहार देखते हैं, उसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उसको हम लोग टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक नज़रिया, जिसको कि हम लोग व्यवहारवाद के नाम से हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। और इसके कई धाराएं चली, लेकिन जो सबसे सशक्त धारा है वो जॉन बी बार्टसन, इनसे शुरू हुई, जिन्होंने मेथोडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म की बात रखी। और 1924 में, और इन्होंने अपने समय में इनके इनकी जो धारणा थी, उसको रेडिकल बिहेवियरिज्म के नाम से इसको जाना गया। और रेडिकल बिहेवियरिज्म के नाम से इसलिए जाना गया क्योंकि उस इस रेडिकल क्यों कहा गया, इसको समझने के लिए मेथोडोलॉजिकल को थोड़ा समझना पड़ेगा। कि मेथोडोलॉजिकल में, बिहेवियरिज्म में, माइंड को, मेंटल डायमेंशन को, या माइंड के अंदर होने वाली चीज को कोई काउंट नहीं किया गया। उसमें केवल जो बाहरी व्यवहार था उसको ही काउंट किया गया। तो इस कारण से अ, जब बी एफ स्किनर ने अपना इस आइडिया को जोड़ा कि नहीं, मेंटल बिहेवियर को भी हम उस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं जैसे कि हम बाहरी बिहेवियर को कर सकते हैं, यानी ओवर्ट और कोवर्ट, है ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दो तरह के बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर है। तो जो ओवर्ट बिहेवियर है वो सामने से दिखता है, और कवर्ट बिहेवियर है जो उसके पीछे होता है, जो सामने वाले बिहेवियर के पीछे होता है, यानी उसका कारक होता है। और उसके अलावा भी कवर्ट बिहेवियर बहुत ऐसे हैं जो कि बाहर से देखे ही नहीं जा सकते। आपको वो इन्फर करना होगा। आपको जो जिस पर ऑब्जर्वर है या ऑब्जर्वेंट है, ऑब्जर्वेंट को आपको फोर्स करना होगा कि वो उस कॉन्टेक्स्ट में बिहेवियर डिस्प्ले करे। और जब वो बिहेवियर डिस्प्ले करता है तो आप उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो सम काइंड ऑफ डिस्प्ले ऑफ बिहेवियर, जैसे आप सब ने बीएड के दौरान लेसन प्लानिंग सीखा है। तो लेसन प्लानिंग में आप क्या करते हैं, जब आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखते हैं तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमेशा आप
बिहेवियरल टर्म में लिखते हैं। बिहेवियरल टर्म में लिखने का मतलब है कि आपने अपना स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाया है जिसमें कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं बच्चे, या डिस्टिंग्विश कर रहे हैं दो आइडियाज़ को, या दो टर्म्स को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, या डिस्कस कर पा रहे हैं किसी चीज़ को, एलैबोरेट कर पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं। तो ऑल दिस एक्टिविटी, ऑल दिस टर्म्स आर बिहेवियरल टर्म्स, है ना। बिहेवियर है जो कि आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही चीज़ों को जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, अ, लेकिन ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? ब्रेन के अंदर है इनिशियली। यानी अगर वो बच्चे ने उसको समझा है तो आ, वो एक्सप्लेन कर पाएगा, ये मान लेते हैं हम लोग। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई उसको याद करके भी बता सकता है समझे बिना। एनालिसिस है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एनालिसिस किसी और ने किया हो और उस बच्चे ने उसको याद कर लिया हो। तो जो बिहेवियर आपके सामने डिस्प्ले होगा वो तो एनालिसिस का बिहेवियर होगा, लेकिन एक्चुअल में वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा उसके इनर कंडीशन को। तो यहाँ जो कवर्ट बिहेवियर है उसका, वो कवर्ट बिहेवियर कुछ और है। कवर्ट बिहेवियर उसका मेमोरी है ना। मेमोरी से रिट्रीवल फ्रॉम मेमोरी है। और आपका जो आप जो अवर्ट बिहेवियर में आप जो ऑब्जर्व करेंगे वो क्या होगा कि उस जो स्टूडेंट है या जो चाइल्ड है वो एनालाइज कर रहा है, जो जो प्रॉब्लम आपने उसको दिया है उसको एनालाइज करके और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है बिहेवियरिज्म का, जिसको कि जिसका कोई तोड़ नहीं है, कोई उपाय नहीं है। कम से कम प्रेजेंट जो सिस्टम है उसमें कोई उपाय नहीं है कि इसका दूसरा क्या उपाय किया जा सकता है। किसी भी चीज़ को चाहे वो हाईएस्ट क्रिएशन लेवल तक भी चला जाए, इवेल्युएशन लेवल तक भी चला जाए, लेकिन ये स्कोप हमेशा होता है कि जो बच्चा है वो खुद से उसको नहीं किया है, उसने किसी से करा लिया है या कहीं से दूसरी जगह से ले लिया है और उसको प्रेजेंट कर दिया है। तो एजुकेशन में बिहेवियरिज्म का एक बड़ा, बहुत बड़ा ये एक तरह से निगेटिव ये है, और उसका एक असर जो है सो हम लोग देखते भी हैं एग्जामिनेशंस का। जिस तरह से खास करके हमारे इंडिया में एग्जामिनेशन का जो डिस्टॉर्शन है वो सब कुछ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, और उसको उस हिसाब से हम लोग उसको उसका कोई कंक्रीट सॉल्यूशन हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। एक कोशिश तो सीबीएसई ने की थी कि जिसमें उसने जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई का जो प्रपोजल उसने सीसीई का जो उसने प्रयोग किया, लेकिन वो असफल रहा। तो खैर, हम लोग यहाँ भी बात कर रहे हैं कि जो बिहेवियरिज्म है, तो बिहेवियरिज्म में अलग अलग तरह के फील्ड्स हैं, जैसे कि एनिमल बिहेवियर से संबंधित फील्ड है। बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से व्यवहार होगा, उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, उससे संबंधित फील्ड है। मेंटल डिजॉर्डर को भी ये ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे ऑटिज्म में है, या सब्सटेंस एब्यूज है ना, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने का कंपल्सन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के द्वारा इसका हम लोग इसका बिहेवियरिज्म का यहाँ पर यूज करते हैं। और ये चीज़ इंटरेस्टिंग एक चीज़ देखने में आई है हाल के समय में, ये जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, जिसका कि ओरिजिन डायरेक्ट ब्रेन में है। ये ब्रेन के अंदर चीज़ें कैसे काम करती हैं, जब आप इस चीज़ को समझते हैं तो ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिव होता है, कौन सा ब्रेन का कौन सा पार्ट क्या रोल प्ले करता है। तो ये चीज़ें, ये कंसर्न जो है सो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकली ये देखने में आ रहा है कि थ्योरेटिकली बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिव साइकोलॉजी दोनों अलग अलग स्ट्रीम से, अलग अलग धारा से आते हैं। लेकिन जब ट्रीटमेंट की बात आती है, जैसे कि फोबियाज, अलग अलग तरह के फोबियाज का ट्रीटमेंट है, या फिर मूड डिजॉर्डर है,
ये सब ये पीटीएसडी का मैं अभी मैं फुल फॉर्म भूल रहा हूँ, पीटीएसडी है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, ये इनका ट्रीटमेंट, इनके ट्रीटमेंट के लिए जो बिहेवियरिज्म है और कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, वो दोनों एक साथ काम कर पाते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो डायरेक्ट मेंटल ऑब्जर्वेशंस करता है और उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता हो वो सजेस्ट करता है, और बिहेवियरिज्म वो टूल प्रोड्यूस करता है कि किस तरह से वो मैकेनिज्म बताता है कि किस तरह से उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अब थोड़ा हम इसके मीनिंग्स को देखते हैं। हालांकि आपने बहुत बार इसको, बिहेवियरिज्म आपके लिए नया टॉपिक नहीं है, जब से आप बीएड से आप बिहेवियरिज्म के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका जो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में हम लोग अभी यहाँ इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिहेवियरिज्म में दो तरह से इसको लेने की कोशिश की जाती है। एक तो थोड़ा लूज सेंस में, जिसमें कि थोड़ा ब्रॉड सेंस में लेते हैं, और स्ट्रिक्ट मीनिंग के सेंस में भी दो दो सेंस में लेते हैं। तो लूज सेंस में कहा जाए तो मतलब जहाँ भी हम लोग साइकोलॉजिकल हाइपोथेसिस के बेस पर जहाँ भी हम एविडेंस खोजने की कोशिश करते हैं कि कोई चीज़ या कोई आइडिया किस तरह से काम कर रही है, या उसका हम क्या उसको उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस पर क्या हम कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इस तरह का जब हम कहीं भी कोशिश करने की, ऑब्जर्व करने या काम करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम लोग बिहेवियरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में डालते हैं, या उसके संदर्भ में उसको हम देखते हैं। क्योंकि जाहिर है कि आप जब दूसरे का कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो वो आप उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो बिहेवियरिज्म के ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में वो आ जाता है। तो अब इसमें अगर इसमें थोड़ा स्ट्रिक्टली बात की जाए, तो ये क्या है कि एक डॉक्ट्रिन है या एक सेट ऑफ बिलीफ्स है, मतलब एक ऐसा आइडिया जिसमें कि अ, ये जानने की कोशिश की जाती है कि बिहेवियर, जो ह्यूमन बिहेवियर है, उसको कैसे उसकी स्टडी की जाए। और उसके तीन कोर टेनेट्स हैं, तीन जो कोर बातें हैं वो तीन कोर बातें हैं। पहला तो ये है कि साइकोलॉजी इज a साइंस ऑफ बिहेवियर, नॉट द इनर माइंड। साइकोलॉजी को ये जो बिहेवियरिज्म है, वो साइकोलॉजी को बिहेवियर का विज्ञान मानता है, न कि इनर माइंड का। और ये आइडिया जो है, सो यहाँ मेथोडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म है, उससे आया, जो कि हमने शुरू शुरू में ही वाटसन की चर्चा की। तो वहाँ मेथोडोलॉजिकल जो बिहेवियरिज्म है, वहाँ से ये बात आई कि हम इनर माइंड के बारे में हमें कोई मतलब नहीं है। जो भी हम बिहेवियर सामने हम देखते हैं, उसी बिहेवियर को हम अपने स्टडी का सेंटर बनाएंगे या स्टडी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये मेथोडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म वहाँ से आया है। दूसरा इसका जो टेनेट है, बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन विदाउट रेफरेंस ऑफ इनर मेंटल प्रोसेस। बिना इनर मेंटल प्रोसेस को एक्सप्लेन किए हम लोग बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये दूसरा टेनेट है, और इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल किया जाता है वो है साइकोलॉजिकल बिहेवियरिज्म, है ना। ये साइकोलॉजिकल बिहेवियरिज्म क्या मानता है कि हम लोग जो भी साइकोलॉजिकल डायमेंशन है, उसके एक्सप्लेनेशन के लिए हम इनर मेंटल प्रोसेस को यूज करने की जरूरत नहीं। जैसे जब हम लोग एटीट्यूड की स्टडी करते हैं, तो हमें ये जानने की कोशिश नहीं करनी है इस पर्सपेक्टिव में, बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव में, कि किसी व्यक्ति का किसी चीज़ के प्रति एटीट्यूड पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो वो एटीट्यूड उसके अंदर वो बना कैसे, या उसके अंदर क्या प्रक्रिया चल रही है ना। वो डाइवर्स प्रक्रिया उसके अंदर चल सकती है।
अलग अलग तरह की प्रक्रिया चल सकती है, मतलब हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, उसने कैसे डेवलप किया, या कुल मिला के हमें मतलब ये है कि उसने जेन्युइनली ऑनेस्टली अपना जो फीडबैक है वो दे दिया है, बस इतनी बात से हमें मतलब है। और हमें एक्सप्लेनेशन करने की, उसके डेप्थ में जाने की, उसके ओरिजिन को समझने की, या उसके और दूसरी चीज़ों को जानने की कोई जरूरत नहीं। तो इनर मेंटल प्रोसेसेस जो उसके एटीट्यूड का निर्माण कर रहे हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम सीधे सीधे उसका जो बिहेवियर है वो हम कहेंगे कि उसका एटीट्यूड इसके प्रति पॉजिटिव है, इसके कारण उसका इस तरह का बिहेवियर है, या एटीट्यूड नेगेटिव है, उसके कारण इस तरह का बिहेवियर है। तो ये चीज़ हम सीधे सीधे हम कहेंगे। उसी तरह से जैसे इंटेलिजेंट अगर कोई व्यक्ति है तो उसका बिहेवियर इंटेलिजेंट बिहेवियर होगा। तो वो इंटेलिजेंट बिहेवियर है, उसका सिंपल कारण ये है कि उसका इंटेलिजेंट परसेंट हाई है, तो इसका मतलब कि वो इंटेलिजेंट है, इसलिए उसका बिहेवियर इंटेलिजेंट है। वी डोंट वांट टू नो एनीथिंग एल्स। कैसे उसका बिहेवियर हुआ, क्या उसके अंदर प्रोसेस चला, उसने क्या देखा, फिर क्या हुआ, फिर कैसे हुआ, वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। हमें केवल इतना समझना है कि आ, हमने उसका एक इंटेलिजेंस टेस्ट किया तो पता चला कि भाई इसका आईक्यू का लेवल बहुत हाई है, तो जाहिर है कि उसका जो बिहेवियर होगा वो इंटेलिजेंट बिहेवियर होगा। बस इतना काफी है। अब ये तीसरी बात जो है यहाँ वो, इफ मेंटल टर्म्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब बिहेवियर, दे शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू बिहेवियरल कॉन्सेप्ट्स, है ना। अगर जो मेंटल टर्म्स है उसको बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए कि उसको बिहेवियरल कॉन्सेप्ट्स में ट्रांसलेट कर लेना चाहिए। ठीक है। तो इसमें हमने ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया आपको, जो इंटेलिजेंट बिहेवियर है, एटीट्यूड है, या एप्टीट्यूड है, अ, अ, और भी एफिकेसी है। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट ने, लोगों ने डिवाइस किए हैं, ऐसे टर्म्स को जो कि इंटरनल या मेंटल प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। हाँ, और उसका वो टर्म जो है सो बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो बिहेवियर है, इंटेलिजेंट बिहेवियर है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड, हाई एप्टीट्यूड है किसी पर्टिकुलर चीज़ में, एफिकेसी हाई है किसी काम को करने के कॉन्टेक्स्ट में, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ हो सकती हैं। तो ये उस रूप में ये काम करता है। तो ये हमने कहा। और ये तीसरा जो है इसको हम लोग एनालिटिकल बिहेवियरिज्म कहते हैं। तो ये तीन तरह के बिहेवियरिज्म आपने अभी देखे। पहला हो गया मेथोडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म, दूसरा हो गया साइकोलॉजिकल बिहेवियरिज्म, और तीसरा हो गया एनालॉजिकल बिहेवियरिज्म। ठीक है। ये तीन तरह के बिहेवियरिज्म है। और ये जो बिहेवियरिज्म है वो साइंस ऑफ बिहेवियर, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बिहेवियर, और एनालिटिकल बिहेवियर, जो एनालिटिकल बिहेवियर है वो मेंटल टर्म को बिहेवियरल कॉन्सेप्ट में बिहेव कर, यानी इनका जो स्टडी का कंटेंट है ये भी डिफरेंट है। पहला जो मेथोडोलॉजिकल बिहेवियर है वो केवल और केवल साइंस ऑफ बिहेवियर, आप क्या व्यवहार कर रहे हैं उस पर फोकस करता है। साइकोलॉजिकल बिहेवियर क्या करता है कि उसके जो बाहरी कारण है जिसके कारण से वो एक्शन हो रहा है, तो उसके एनालिसिस पर फोकस करता है। और जो एनालिटिकल बिहेवियरिज्म है वो किस बात को जोड़, वो क्या कहता है कि जो मेंटल टर्म्स हैं उसको बिहेवियरल कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये तीन तरह के की चीज़ें हम देखते हैं। तो इस तरह से जो बिहेवियरिज्म है वो साइकोलॉजी में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसके एक बहुत पुराने कॉन्सेप्ट की ओर, जो सबसे ओरिजिनल या शुरू का कॉन्सेप्ट है उस पर हम लोग जाते हैं। इसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग। अब क्लासिकल कंडीशनिंग जो है इसको रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग या पैवलोनियन कंडीशनिंग के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो प्रोसीजर है वो जो बायोलॉजिकली
जो स्टिमुलस है जैसे कि फूड हुआ, उसको न्यूरल स्टिमुलस जैसे कि साउंड हुआ, लाइट हुआ या म्यूजिक हुआ, ऐसी किसी चीज को के साथ पेयर करने में है या अटैच करने में, मतलब वो होगा तो ये भी हो जाए। तो कंडीशनिंग करने का मतलब ये है कि लाइट के कारण भूख लगने लगे या म्यूजिक की आवाज से भूख लगने लगे, तो है ना। तो ये आपको पता है पावलोव ने डॉग पर एक प्रयोग किया था। तो वो जो पावलोव और उसका कुत्ता शायद साइकोलॉजी के इतिहास में सबसे फेमस जोड़ी है जिसने ये सिद्धांत दिया। और उसमें अ, जब हम लोग इवान पावलोव, इसके इनका जो कंट्रीब्यूशन है ये 1897 में इनकी राइटिंग, इनका जो रिसर्च है वो सबके लोगों के सामने में आया था। और ये उनके इस ऑब्जर्वेशन से शुरू हुआ था कि जब उन्होंने देखा कि जो कुत्तों को खिलाने वाले जो लोग थे, उसके जो स्टाफ थे, वो उनको देखते ही जो कुत्ते थे उनके मुंह में लार आ जाता था, क्योंकि उनको लगता था कि अब हमारा भोजन आ गया है। इसको उन्होंने साइकिक सेक्रेशन का नाम दिया था। और इसी के आधार पर उन्होंने बाद में फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। और वो ये सारे एक्सपेरिमेंट जो हैं ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे स्किनर की, उससे डिफरेंट है। उससे डिफरेंट इस कॉन्टेक्स्ट में है कि यहाँ पर रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट, इसकी जगह पर यहाँ पर कंडीशनिंग की जाती है। या रीइंफोर्समेंट नहीं किया जाता है, कंडीशनिंग की जाती है, पेयरिंग के द्वारा कंडीशनिंग की जाती है। लेकिन एक विशेष परिस्थिति में जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो भी ऑपरेंट रिस्पॉन्ड को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अभी हाल के समय में बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं जिसमें कि क्लासिकल कंडीशनिंग के पीछे के जो कॉग्निटिव लेवल पर क्या चीज़ें होती हैं या न्यूरल लेवल पर जो रिसर्च हो रहे हैं वो वो बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे चीज़ें कैसे ये फंक्शन करता है, क्यों जो सैलिवेशन जो होता है तो क्यों होता है, अ, क्यों लार टपकने लगता है कुत्ते को किसी म्यूजिक को सुन के, या ऐसा कोई भी कंडीशनिंग हो जाता है उसके बाद। इसके हाल के समय में काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं जो कि मतलब साइंटिफिकली उसी चीज़ को फिर से इस्टेब्लिश कर रही हैं। तो इस तरह से ये हालांकि ये ओवरऑल बिहेवियरिज्म ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है, लेकिन एनिमल कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत हद तक सक्सेसफुल है। और ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत सारी बीमारियों को वर्क करने के में आ, सफल है। और चूंकि इसका बैकग्राउंड साइंटिफिक है, जिसका मतलब है कि ऑर्गेनाइज वे में या नॉलेज को इकट्ठा किया गया है, फिर उसका एक सिस्टमेटिक वे में उसको हम लोग अप्लाई करते हैं और उसको थेरेपी में यूज करते हैं। तो इस कारण से एक स्ट्रॉन्ग आधार, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आधार मिलता है जो ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग ये दोनों मिल करके एक ठोस वैज्ञानिक आधार देते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में कि हम जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके कॉन्टेक्स्ट में जहाँ हमें ज़रूरत हो तो क्या कुछ चेंज कर सकते हैं या क्या क्या कुछ उसको सुधार कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इसके थ्रू होती हैं। अब इसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स को हम लोग देख लेते हैं जो क्लासिकल कंडीशनिंग के हैं। कंडीशनड स्टिमुलस, इसका जो फलसफे वाली डेफिनेशन देखते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग एक कंडीशनड स्टिमुलस को, जो कि आमतौर पर साउंड ऑफ बेल होता है, घंटी की आवाज़ होती है, किसी अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ पेयर कर देते हैं, है ना। जैसे कि भूख, फूड से संबंधित फूड
तो इन दोनों को जब हम लोग पेयर कर देते हैं तो इसको हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग करते हैं। और इसमें जो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, जो कि अनकंडीशनड स्टिमुलस के प्रति होता है, वो अनलर्नड रिफ्लेक्स होता है, जैसे कि सैलिवेशन हुआ, है ना। कि इसका जब आपने पेयरिंग किया साउंड का फूड के साथ, तो इसका ये एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है, यानी जो साउंड ऑफ वेल, ये क्या कहते हैं, फूड जो है सो एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है। तो इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो भी एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होगा, जैसे कि यहाँ इस एग्जाम्पल में सैलिवेशन होता है ना, लार टपकना। और आफ्टर रिपीटेड पेयरिंग जो ऑर्गेनिज्म है वो इसके प्रति एक कंडीशनड रिस्पॉन्स डेवलप कर लेता है। अब ये थोड़ा सा कभी कभी, हालांकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ये कंडीशन अनकंडीशन फिर कंडीशन, ये सिंपली ये कह रहा है कि जब बार बार किसी कुत्ते को एक म्यूजिक के साथ और फूड के साथ पेयर कराएंगे, म्यूजिक और फूड का पेयर कराएंगे किसी कुत्ते के सामने या कुत्ते के कॉन्शसनेस में, तो क्या होगा, लंबे समय तक एक समय के बाद क्या होगा कि केवल जो कंडीशनड स्टिमुलस है वो अपने आप ही कंडीशनड रिस्पॉन्स ले आएगा, ठीक है। बीच का जो पेयर था, जो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स और अनकंडीशनड स्टिमुलस का, अनकंडीशनड स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का, दोनों का दोनों गैप हो जाएंगे, अभी दोनों कंडीशनड हो जाएंगे, ठीक है। तो वो खुद अपने आप में काम करने लगेगा। हालांकि ये जो कंडीशन रिस्पॉन्स है वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स की तुलना में लेस परमानेंट होता है। अगर लंबे समय तक गैप दे दिया जाए तो फिर वो डॉग जो है सो उस चीज़ को भूल जाएगा और वो फिर वो कंडीशन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद इसके कुछ टर्म्स हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको कुछ टर्म्स हैं जो आपको जान लेना चाहिए। जैसे डिले कंडीशनिंग है, जिसको कि CS और US ओवरलैप कहा जाता है। अब कोई कभी ऐसा पेयरिंग वाला क्वेश्चन पूछ दे तो अलग बात है, अदरवाइज ट्रैश कंडीशनिंग, सिमुल्टेनियस कंडीशनिंग और सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग, ये सब इसके प्रोसीजर्स हैं, कैसे हम लोग इसको करते हैं। जो फिनोमेना ऑब्जर्व किया जाता है, पूरे प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में, तो पहला इसका जो टर्म इसमें दिया गया है एक्विजिशन। कभी कभी ये सीरीज पूछते हैं कि ये किसके बाद कौन आएगा, एक्विजिशन, एक्सटिंक्शन, फिर रिकवरी फ्रॉम एक्सटिंक्शन, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। तो एक्विजिशन का मतलब हुआ कि जो पेयरिंग जितना ज़्यादा बार वो रिपीट किया जाएगा उतना पेयरिंग होगा, उतना स्ट्रॉन्ग पेयरिंग होगा, है ना, उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। जितना ज़्यादा कंडीशन फ्रीक्वेंसी बढ़ाया जाएगा कंडीशन रिस्पॉन्स का, उतना ज़्यादा जो है तो कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस का पेयरिंग जो है सो बढ़ता जाएगा। एक्सटिंक्शन का मतलब है कि बार बार अगर उसको प्रेजेंट किया जाए बिना अनकंडीशन स्टिमुलस के, तो एक समय के बाद जो कंडीशन रिस्पॉन्स है वो ख़त्म हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि लंबे समय तक अगर उसको नहीं दिया जाए, उस तरह से म्यूजिक हटा दिया जाए या म्यूजिक पर कोई उसको फूड नहीं दिया जाए तो वो समाप्त हो जाए। रिकवरी फ्रॉम एक्सटिंक्शन, लेकिन फिर अगर आप उसको
रिकवर भी कर सकते हैं। वो टेम्प्ररी के लिए, वो एक लंबे समय के बाद फिर अगर आप करते हैं तो कभी कभी वो रिकवर भी हो जाता है, और कभी कभी टेम्प्ररी रिकवर होता है ना। या आप दूसरी बार करना चाहते हैं तो कम रिपीटेशन में ही वो पक्का हो जाता है। तो रिकवरी भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो ये जो पेयरिंग हुई थी, अब एक एक्सटिंक्शन के एक लंबे गैप के बाद फिर से दोबारा उसको जब प्रयोग में किया गया, तो वो तुरंत कम समय में या कम रिपीटेशन में ही फिर से काम करने लगता है। स्टिमुलस जनरलाइजेशन, जो सिमिलर स्टिमुली है, वो हमेशा सेम जो रिस्पॉन्स है उसको लाता है या उत्पन्न करता है ना। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, यानी अलग अलग तरह की चीज़ें, अगर आपने लाइट के साथ किसी चीज़ को किया है, लाइट के साथ आपने एक फूड को किया है, और साउंड के साथ आपने किसी और चीज़ को, वाटर को किया है मान लीजिए, तो वो वैसे ही रहेगा। ऐसा नहीं कि अ, आप म्यूजिक सुना के तो वो वाटर एक्सपेक्ट करेगा, ऐसा नहीं होगा। वो स्टिमुलस हमेशा डिस्टिंक्ट रहेगा। लैटेंट इनहिबिशन, इसमें जो ये कह रहा है कि जो नए स्टिमुली हैं उसके तुलना में जो पहले से स्टिमुली उसको ज्ञात हैं, वो ज़्यादा समय लेते हैं कंडीशन स्टिमुली बनने में बनिस्पत की जो नए तरह के स्टिमुली हैं। इसी तरह से कंडीशन सप्रेशन है, जिसमें कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसको रिस्पांस सप्रेशन के द्वारा किया जाता है। कंडीशन इनहिबिशन है, जो कि जिसको कि क्लास ये कंडीशनिंग का स्टिमुलस CS+ और CS- पेयरिंग के द्वारा किया जाता है। ब्लॉकिंग इफेक्ट है, जिसमें कि कंडीशनिंग को ब्लॉक करके और सेकेंड कंडीशन स्टिमुलस क्रिएट किया जाता है। तो ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो एक समय में लगता था कि इससे बहुत सारा कुछ गूढ़ रहस्य हम लोग डिसाइफर कर पाएंगे, शायद ह्यूमन के बिहेवियर को हम इसी से एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि एक जो इनिशियल फेज था 19th सेंचुरी के लास्ट का, उस समय में जो एक साइंटिस्ट के बीच में बिलीफ ये चल रहा था कि हम लोग जो कुछ भी ऑब्जर्व कर पाते हैं उन सब का बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है ना। कुछ कुछ रूल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होंगे हमें जानने और समझने के लिए, और हम लोग हर चीज़ को समझ लेंगे। तो इसलिए बहुत ही एक्सटेंसिव वे में एक्सपेरिमेंट किया गया था, और आप इसका जब लिटरेचर दिखेंगे तो कई कई सारी किताबें इस पर लिखी गई थी। और उस समय में एक होप था लोगों को कि शायद हम कुछ ऐसा अनूठा प्राप्त कर लें जिससे कि हम लोग सारे बिहेवियर को, ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर पाएँ। ये एक बहुत ही इंटरेस्ट की चीज़ थी। जो साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे थे वो सब के सब ह्यूमन बिहेवियर को डिसाइफर करना चाहते थे, उसको प्रेडिक्ट करना चाहते थे, क्योंकि इसका हर तरह से महत्व था। शासन सत्ता वाले से लेकर के बिजनेसमैन से लेकर के जो कॉमन व्यक्ति है, जो टीचर है, या फैक्ट्री का मालिक है, या कोई कंपनी चलाने वाला है, या कंपनी का मैनेजर है, हर एक व्यक्ति इस चीज़ में इंटरेस्टेड है था कि क्या ह्यूमन बिहेवियर को हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये क्या करेगा। हर कोई इसको प्रिडिक्ट करना चाहता है। अब हम दूसरे जो दूसरा इसका जो धरा था उस पर आते हैं, क्योंकि मेनली हम लोग दो धरे पर ही विचार करेंगे।
बल्कि में दो धारा ही था, जो मेथोडोलॉजिकल जो है सो ऑपरेंट कंडीशनिंग में मर्ज कर गया। तो ये रेडिकल जो बिहेवियरिज्म है, अ, ये बी एफ स्किनर के द्वारा प्रपोज किया गया था। बी एफ स्किनर, आपने नाम ऑलरेडी सुना होगा इनका। इसमें जो अभी हम लोग ने चर्चा की थी मेथोडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म की, उसमें हम लोग उसका जो आउटर बिहेवियर है ह्यूमन का, केवल उस पर फोकस करते थे। लेकिन इसने स्किनर ने फीलिंग्स, स्टेट ऑफ माइंड, इंट्रोस्पेक्शन और ये सब चीज़ों को भी इन्होंने शामिल कर लिया। जैसे कि बहुत सारे बिहेवियर को उन्होंने ऑब्जर्व किया, और जो मदर्स इंस्टिंक्ट है, या और भी कई सारे जो बिहेवियर हैं जो पहले लगता था कि इसका कोई बहुत अंदरूनी कारण होगा, उसको इन्होंने एस्टेब्लिश किया कि इसका कोई बहुत अ, बड़ा कारण नहीं है। जैसे कि उन डकलिंग्स वाले के साथ जो उनका प्रयोग था, वो आपने सुना होगा। जब जो बत्तख के बच्चे थे, वो अपने मदर को छोड़ करके स्किनर के पीछे चलने लगे। तो वो एक पर्टिकुलर फेज होता है उनके लाइफ के डेवलपमेंट के समय में, उनके डेवलपमेंट का एक फेज होता है जिसमें वो अपना एक तरह का एंकरिंग या लिंक उससे जोड़ लेते हैं, और उसके बाद उसको फॉलो करते हैं, फॉलो करने लगते हैं। तो ये इस तरह से जो बिहेवियर के टर्म में स्किनर बनाने में सफल हो पाए थे। और उनके जो इस तरह के प्रयोग थे, जिसका कि एक बड़ा ही अजूबा विजुअल्स बनता था, जिसमें कि जो डकलिंग्स हैं वो जूते का पीछा कर रहे हैं, तो कभी स्किनर के पीछे चल रहे हैं अपनी मदर को छोड़ के। तो उसका जो एक विजुअल इम्पैक्ट लोगों पर आता था, उसने भी बिहेवियरिज्म को पॉपुलर बनाने में बहुत योगदान दिया। और बहुत सारे साइंटिस्ट को ऐसा लगने लगा कि एक समय में ऐसा आएगा कि जैसे जो पाइपरमैन था, उसने जिसने बाजा बजा करके बच्चों को, पहले चूहों को हटाया, फिर बच्चों को ले गया, उसी तरह से एक समय आएगा कि हम लोग भी ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करके ह्यूमन को अपने हिसाब से, सही ढंग से या गलत ढंग से, जिस पर्पज से भी हो, हम लोग उस तरह से उसको गाइड कर सकते हैं। ऐसा एक इन अंदर में लोगों के अंदर आकांक्षा लगने लगी। तो ये सब एक फैक्टर बना बिहेवियरिज्म के पॉपुलर होने का। अब इसमें थोड़ी चर्चा वाटसन की, इसलिए कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं कि लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही अनपॉपुलर एक्सपेरिमेंट हुआ था। और अनपॉपुलर इसलिए कि लोगों ने उस समय भी उन लोगों को इस बात से परेशानी हुई थी कि एक तरह से ये इन्होंने एक प्रयोग किया था जिसमें कि बच्चे के हाथ में एक रिस्ट बैंड बांधा था, जिसमें कि झटका लगता था, हल्का इलेक्ट्रिक शॉक लगता था, हल्का। और जब वो बच्चा कोई अनडिजायरेबल बिहेवियर करता था तो उसको शॉक फील होता था। तो ऐसे करके उसके बहुत सारे जो अनडिजायरेबल बिहेवियर थे उसको समाप्त किया जा सका। तो हालांकि अब आज के समय में इसको बहुत ही अनएथिकल माना जाता है, फिर भी टेक्स्ट बुक में इसकी चर्चा होती है अभी भी। और लोग इस बात को मान के चलते हैं कि चूंकि ये हम एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था, और उसका इफेक्ट देखने को मिला, तो इसलिए हम उसको शामिल कर लेते हैं। वैसे ही जैसे कि आज भी हम लोग बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ खाते हैं जिसे नाजियों ने अपने कैंप में यहूदियों को गिनी पिग बना करके उपयोग किया था। तो उस कारण से हम लोग उसको छोड़ते नहीं है। नाजियों के समय में बहुत सारी दवाइयों का डायरेक्ट प्रयोग हुआ,
जो ह्यूमन पर डायरेक्ट प्रयोग होता था, और मेडिकल साइंस को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला था। अगर आप उसको अ, एक ब्लैक सेंस ऑफ ह्यूमर कर सकते हैं कि इस तरह से बोलने की कोशिश करें कि बूस्ट मिला। ओके, इसके बाद ये स्किनर ने पीजियंस को लेकर के और उनके इमोशंस को लेकर के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, और उन्होंने पाया कि जो पीजियंस थे, जो कबूतर थे, वो अगर एग्रेसिव इन्वायरमेंट का उनका उनके साथ कुछ उसकी मेमोरी रहती है, तो पहले अगर रीइंफोर्स किया जाता है उनको एग्रेसिव बिहेवियर के लिए, तो वो आगे भी उस कंडीशन के आने पर अपना एंग्री बिहेवियर शो करते हैं। हालांकि कोई उसका कारण नहीं होता है, बट वो एंग्री बिहेवियर शो करते हैं। और ये भी उसने पाया कि पिजियंस जो हैं सो कंडीशन बदलने पर अपने बिहेवियर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और इससे ये कंक्लूजन निकाला कि जो ह्यूमन हो या एनिमल हो, दे कैन लर्न इमोशंस। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंक्लूजन था, क्योंकि इमोशंस को इसके पहले इनेट माना जाता था। यानी ह्यूमन है तो उसके अंदर जो इमोशन है ये कोई लर्न क्वालिटी नहीं है, क्योंकि जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो बचपन से ही अपना प्लेजर और डिस्प्लेजर शो करने लगता है। बहुत ही अर्ली स्टेज से, एकदम प्राइमरी स्टेज से ही वो एकदम इन्फेंट से तो नहीं करता है, उस समय तो उतना नहीं करता है, लेकिन जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो वो अपना प्लेजर, डिस्प्लेजर, एंगर, ये सब चीज शो करने लगता है। तो इसलिए इसको एक इनेट क्वालिटी मानी जाती है। ये स्किनर इस चीज को दिखाने में सफल हुए कि एक्चुअल में ये चीज लर्न की जा सकती है, मॉडिफाई की जा सकती है, और उसका ऑब्जर्वेबल तरीका, जो कि हमने साइंस का जो स्ट्रेंथ है, आई कैन डेमोन्स्ट्रेट दैट दिस इज ट्रू इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको दिखा सकते हैं। तो ये सब इनके जो बातें थी या इनकी जो थ्योरी थी, उसका एक स्ट्रेंथ था, वो ये सब चीज दिखाने में सफल हुए। तो इसलिए आज भी एक इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जो बिहेवियरिस्ट का स्ट्रॉन्ग लॉबी है, जो स्किनर को फॉलो करके इस पर काम करता है, और बहुत सारी चीज़ें उसमें अभी भी काम करने वाले लोग हैं। व्हाट्सएप पर भी एक ग्रुप है स्किनर के, ईमेल पर, जीमेल पर एक ग्रुप है, जो बिहेवियरिस्ट का ग्रुप है। वो आपस में काफ़ी इंफॉर्मेशन और नॉलेज शेयर करते हैं, तो काफ़ी प्रचलित है अभी भी। और स्किनर का जो कंट्रीब्यूशन है वो अ, केवल इतना ही नहीं है कि जो उन्होंने जो कॉन्सेप्चुअल थ्योरी था उसको एक्सपेरिमेंट में करके दिखा दिया। उनका जो काम था वो ट्रायल एंड एरर लर्निंग के आधार पर जो नॉलेज विकसित होता है, और उसके आधार पर जो ऑपरेंट रिस्पॉन्स डेवलप होता है, उस चीज को स्थापित करता है। और इससे पहले जहाँ पर कि रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स की, हम लोग जब डॉग वाले एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे, तो वो एक रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स है, जहाँ पर कि चीज़ों पर, सेलिब्रेशन पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आप इच्छा के हिसाब से आपके मन में मतलब आप सीधे सीधे सोच करके सेलिब्रेशन नहीं कर सकते हैं, या डॉग में नहीं करा सकते हैं। उसके लिए जो कंडीशन है वो होना चाहिए, या तो आप कल्पना में लाइए या किसी तरह से लाइए। उसकी जगह पर यहाँ पर ऐसे बिहेवियर के बारे में है जो कि कंट्रोलेबल है। तो जो कंट्रोलेबल बिहेवियर है उसको चेंज करने की बात जो है, वो इनका स्ट्रेंथ है, इनके वर्क का स्ट्रेंथ है। बाद में जो स्किनर थे, उन्होंने अपना ध्यान जो है सो स्पेशली ह्यूमन लैंग्वेज पर फोकस किया। और जो
बिहेवियरिज्म का जो फिलोसफिकल फाउंडेशन है उसकी ओर इन्होंने ध्यान केंद्रित किया। और उनकी जो पुस्तक आई थी बिहेवियर, वर्बल बिहेवियर, और उसमें उन्होंने एक सिद्धांत और प्रस्तुत किया जिसके द्वारा वर्बल बिहेवियर का फंक्शनल एनालिसिस हो सकता है। वर्बल बिहेवियर कैसे काम करता है, उसका फंक्शनिंग का विश्लेषण करना कि वर्बल बिहेवियर किस रूप में काम कर रहा है। ये इनका इनकी एक चीज सामने आई। हालांकि इसके साथ काफ़ी कंट्रोवर्सी आई, खास करके नोम चॉम्स्की ने इस बात पर कई सारे ऐसे सवाल खड़े किए जिसका कि एक्सप्लेनेशन बिहेवियरिज्म नहीं दे सकता है। और फिर भी ये एक लिमिटेड सेंस में जो साइंस का एक स्ट्रेंथ माना जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन और उसका एक्सपेरिमेंटेशन, इसको फैसिलिटेट करने की क्षमता, तो ये एक लिमिटेड सेंस में ये करने में सफल हुआ था, इसलिए इसको अभी भी काफ़ी सिग्निफिकेंस दिया जाता है। और इसमें जो मुख्य एक टर्म है जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जिसको कि जो डिजायर्ड स्टिमुलस है जिससे कि डिजायर्ड बिहेवियर चाहिए, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जिसके द्वारा अनडिजायरेबल बिहेवियर जो स्टिमुलस को दिया जाता है निगेटिव रीइंफोर्समेंट के द्वारा उसको हटाया जाता है। तो इस तरह से जो स्किनर ने एक यूनिक पर्सपेक्टिव प्रस्तुत किया बिहेवियर के स्टडी में, जिसमें कि प्राइवेट इवेंट से लेकर के उसका जो पूरे बिहेवियर में उसका जो रूप बन के आता है, सेप हो के आता है, उन सारी चीज़ों को उसमें कवर किया गया। सब चीज़ों की बात हम लोगों ने कर ली कि रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट के द्वारा हम लोग कैसे बिहेवियर में चेंज करते हैं। Positive reinforcement and negative reinforcement increase the likelihood of a behavior when they follow it. For instance, rewarding a rat with food when it presses the lever increases the rate of lever pressing. Or positive punishment and negative punishment decreases the probability of a behavior when they follow it. For example, giving a child time out can decrease their undesirable behavior. तो जब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा या निगेटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा, दोनों ही स्थिति में आप डिजायर्ड बिहेवियर को बढ़ा दे सकते हैं, और पॉजिटिव पनिशमेंट और निगेटिव पनिशमेंट दोनों ही स्थिति में हम लोग जो अनडिजायर्ड बिहेवियर है उसको समाप्त कर सकते हैं या उसको लेस कर सकते हैं। अब ये कैसे काम करता है उसके बारे में कुछ रीइंफोर्समेंट कैसे दिया जाता है। जैसे एक फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल है जिसमें एक खास अंतराल पर रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। फिर वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल है जिसमें कि अंतराल फिक्स नहीं होता है, वो वेरी करता है। फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल है जिसमें कि कितने कितनी बार दिया जाएगा, फिक्स नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। उसके लास्ट रिस्पॉन्स में अगर पिछली बार 2 था तो इस पर फिर 2 दिया जाएगा, फिर 2 दिया जाएगा, तो ऐसे करके उसका जो रेशियो है हमेशा फिक्स रहेगा। या उसका वेरिएबल रेशियो भी हो सकता है, जैसे जब इंटेंसिव हो, स्टिमुलस जो है वो इंटेंसिव है तो उस समय उसका रेशियो हाई होगा, और जब वो थोड़ा वीक होने लगेगा तो उसको घटाते जाएंगे, तो वेरिएबल रेशियो शेड्यूल भी हो सकता है। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट
जिसका मतलब कि हर रिस्पॉन्स के बाद उसका रीइंफोर्समेंट होता है ना। तो ये सब टर्म्स जो हैं सो इसमें यूज किए जाते हैं। जो रीइंफोर्समेंट है और जो पनिशमेंट है उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं, जिसमें सैटिएशन और डिप्राइवेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे कि अगर बच्चे को आप चॉकलेट दे रहे हैं पुरस्कार में, तो ठीक है, 1 2 3 4 5, उसके बाद वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो कहेगा अब रहने दीजिए, अब नहीं, अब नहीं चाहिए। तो वो सेटिस्फाइड हो गया या सेटिएटेड हो गया, उसका डिजायर जो है सो समाप्त हो गया उस समय के लिए। तो उसका एक लिमिट है। दूसरा है, अगर कोई उसके पसंद की चीज़ को अगर आप नहीं देते हैं बार लंबे समय तक, तो हो सकता है उसके प्रति वो उसके अपनी पसंद ही हटा ले। तो ये भी सिचुएशन है, फैक्टर जो है जो जहाँ पर कि आपका जो ये रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट वाला सिस्टम काम करना बंद कर देता है। तो उसका उसका भी दो कंडीशन ऐसा हो सकता है, या तो उससे सेटिस्फाइड हो जाए, या उससे अपना जो उसका डिजायर है कि उससे जो डिप्राइवेशन महसूस होता है उसको उसको हटा ले। दूसरा है कि जो इमीडिएसी है, जो इमीडिएट उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है बनस्पत की जो डिलेड वन से। जैसे इमीडिएट में अगर एक छोटा लाभ मिलने वाला है और बाद में बड़ा लाभ मिलने वाला है, तो वो जो रीइंफोर्समेंट है तो छोटा लाभ की ओर अधिकांश जो लोग होंगे वो छोटे लाभ को पहले ले लेंगे, बाद वाला उससे वंचित होना पड़े तब भी कोई बात नहीं है ना, तब भी वो छोटे वाले को पहले ले लेंगे। अक्सर ऐसा होगा। तो ये भी एक इन्फ्लुएंस करता है जो इन्फोर्समेंट और पनिशमेंट का जो सिस्टम है ऑपरेंट कंडीशनिंग में। कॉन्टिंजेंसी, जब ये जो रीइंफोर्समेंट है ये सबसे ज़्यादा काम इफेक्टिव तब होता है जबकि वो हर रिस्पॉन्स के बाद ये रीइंफोर्समेंट काम करता है। तो ये उस समय में ज़्यादा इफेक्टिव है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप गैप कर देते हैं इसको तो उसका इफेक्टिवनेस कम होने लगता है। साइज या अमाउंट भी मैटर करता है कि जिस चीज़ से आप रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं उससे उससे जो बेनिफिट होने वाला है वो सब्सटेंशियल होना चाहिए ना। जैसे कि अब चॉकलेट ही बच्चे को आप दे रहे हैं प्राइज के लिए, लेकिन अब चॉकलेट का एक छोटा सा टुकड़ा सा दे रहे हैं तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। उसका साइज भी मैटर करता है। उसका एक एडेक्वेट साइज होना चाहिए जो कि जो ह्यूमन और एनिमल दोनों जो हैं सो एक तरह से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। इस पे एनर्जी हम कितना लगा रहे हैं इस चीज़ के पीछे और उससे हमें बेनिफिट कितना होगा। तो ये चीज़ भी मैटर करता है, इसलिए रीइंफोर्समेंट में साइज भी बिहेवियर मैटर करता है। शेपिंग एक मेथड है जिसको यूज किया जाता है एनिमल ट्रेनिंग में खास करके, जिसमें कि रीइंफोर्समेंट, जैसे डॉग ट्रेनर्स जो लोग होते हैं डॉग ट्रेनिंग के लिए में जो काम करते हैं वो उनमें आमतौर पर ये चीज़ देखी जाती है कि वो लोग इसका यूज करते हैं। और अ, दूसरे एनिमल्स में भी ये कई सारे अलग अलग एनिमल्स में भी लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट करके कंडीशन शेपिंग बिहेवियर करके का प्रयोग करके देखा है, जिसमें कि जो टारगेट बिहेवियर है उसको आइडेंटिफाई करके और उसको रीइंफोर्स किया जाता है और बार बार रीइंफोर्स करके और धीरे धीरे उसके तरफ जो है सो डिजायर्ड बिहेवियर को हम लोग बना लेते हैं। जैसे कि किसी साउंड पर डॉग को बैठना, स्टैंड, खड़े हो, हैंड चेक करो, तो ये सब चीज़ें जो है उसको जब उससे बेनिफिट उसको समझ में आता है, भले ही वो इंग्लिश नहीं समझता है लेकिन इस चीज़ को एक्शन को करने का बेनिफिट वो समझता है। तो उस हिसाब से उसका बिहेवियर जो है सो शेप्ड हो जाता है। उसको इसी प्रोसेस को शेपिंग बिहेवियर कहते हैं। स्टिमुलस कंट्रोल एंड ऑपरेंट बिहेवियर। तो ऑपरेंट बिहेवियर जैसे ही जो स्टिमुली प्रेजेंट किया जाता है तो उसके कंट्रोल में आ जाता है
और जब वो बिहेवियर को बार बार रीइंफोर्स किया जाता है तो उसके कंट्रोल में आ जाता है। तो इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुली कहते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया कि डॉग को अगर आप करते हैं हैंड शेक, तो हैंड अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है हैंड शेक के लिए। तो ये जो है ये डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुली हुआ, यानी एक ऐसा स्टिमुली जिसको पता है कि इस पर्टिकुलर साउंड में क्या रिस्पॉन्स करना है जिससे कि बेनिफिट होगा। तो ये सब चीजें हैं बिहेवियर सीक्वेंसेस, कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट एंड चेनिंग, है ना। इसमें है कि जो रीइंफोर्समेंट के द्वारा एक के बाद एक बिहेवियर कैसे करना है, इसके बाद क्या बिहेवियर होगा, उसकी चेनिंग भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे आप लोग सर्कस में देखते हैं जंगली जानवरों से भी एक सेट ऑफ वर्क कराया जाता है, सिंगल वर्क नहीं, सेट ऑफ वर्क कराया जाता है। तो वो वहाँ पर उसी रूप में अब उसी की बात यहाँ पर हो रही है। एस्केप एंड अवॉइडेंस, ना किसी चीज का से को अवॉइड करना, एस्केप करना, ये एक अवर्सिव स्टिमुलस है। तो ये भी ऑपरेंट बिहेवियर का एक इम्पोर्टेंट डायमेंशन है। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट इसके टर्म्स थे इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आपको इसमें कुछ डिस्कस करना चाहें, पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।